हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जगीस बायोलॉजी। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ सैम्पल पेपर 2 के बारे में, जो कि बायोलॉजी का सैम्पल पेपर है और आपका नूडिया ऐप पे दे रखा हुआ है सीबीएसई के द्वारा। तो इसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ सभी क्वेश्चंस को और आप उनके सॉल्यूशन किस तरीके से देखेंगे, तो डिटेल सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, which one of these is not included in the biodiversity hotspot of India। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में जो है वो तीन है और उनके नाम है वेस्टर्न घाट, हिमालय एंड इंडो बर्मा। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स जो है वो इसमें नहीं आते, तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, नॉर्थ इंडियन, क्योंकि हमें बोला है नॉट इंक्लूडेड, तो ये हो गया नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव। कौन सा इसमें से, कौन सी अप्रोच जो है इज नॉट डिफाइंड एक्शन ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव। तो कॉन्ट्रासेप्टिव की अगर हम बात करें, मेथड बताने, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ स्पर्म को, प्रिवेंट ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, दिस इज द करेक्ट कंडीशन। वैसेक्टोमी प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो, वैसेक्टोमी के अंदर हम स्पर्म का जो मूवमेंट होती है उसे प्रिवेंट करते हैं, ना कि स्पर्मेटोजेनेसिस को, तो ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। बैरियर मेथड प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म, ये भी ट्रू है। इन intrauterine device increase phagocytosis of sperm, suppress sperm motility and fertilizing capacity of the sperm, yes it is true। तो तीन कंडीशन इसमें ट्रू है, एक कंडीशन आपकी गलत है, दैट इज बी। इसका आंसर आपका है डी। इसमें है बी है, इसमें है डी। ये आपका डायग्राम दिया हुआ है पीबीआर 322 का, जो कि हमारे बायोडाइवर्सिटी बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से है। इसी डायग्राम को ऑब्जर्व करके आपको एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है, विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला क्वेश्चन है, 8 रेस्ट्रिक्शन साइट आर शोन इन द डायग्राम, 1 2 3 4 5 6 7 8, yes it is a true statement। 4 restriction site have no concern with losing the antibiotic resistance, yes आपके 1 2 3 4 साइट ऐसी हैं जिनका कोई कंसर्न नहीं है विद लूजिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इफ पीबीयू सेकंड एक्ट ऑन अ रेस्ट्रिक्शन साइट, अब ये पीबीयू सेकंड है और इसे रेस्ट्रिक्शन साइट पर एक्ट करते हैं, देन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय पीबीआर 3 विल बी टोटली लॉस। नो, कंप्लीटली लॉस नहीं होती, ठीक है, कंप्लीटली लॉस नहीं होती। इट मींस ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही फाइंड करनी थी, तो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज आस्किंग अबाउट बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ बायोमास विद द हेल्प ऑफ, किसके द्वारा होता है और कौन सा बैक्टीरिया है। तो आप याद रखें, एनारोबिक बैक्टीरिया होगा, एनारोबिक बैक्टीरिया होगा और बैक्टीरिया का नाम होता है मिथेनोकोकस, मिथेनोकोकस। तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। अगर इसमें नेक्स्ट आप देखते हो, क्वेश्चन नंबर 5, एल्डरली पीपल आर एडवाइज टू गेट इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन एवरी ईयर, सॉरी, influenza vaccination every year, each year a different type of flu vaccine has to be made and this is because, ऐसा किस वजह से होता है। तो फ्लू वायरस जितने भी होते हैं, जितने भी सारे वायरस, जैसा कि अभी आपने केस पढ़ा होगा इसका कोरोना का, तो कोरोना में भी जो वायरस था, ये वायरस क्या करते हैं, समय के साथ अपने आप को जेनेटिकली जो होते हैं म्यूटेट कर लेते हैं और म्यूटेट करके न्यू फॉर्म के अंदर चेंज हो जाते हैं, इसलिए हमें बार बार वैक्सीन को मॉडिफाई करना होता है। तो ये बेसिकली कंडीशन होगी, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपको चेक करना है और वो है कि क्वेश्चन आंसर नंबर डी देखिए, फ्लू वायरसेस चेंज देयर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट सो रैपिडली दैट वैक्सीन अगेंस्ट देम इज रैपिडली बिकम ऑब्सोलीट। ओके, यानी कि प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती, दैट्स व्हाई हमें उसे एवरी ईयर क्या करना पड़ता है, न्यू डिजाइन में प्रिपेयर करना पड़ता है। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, इफ द नंबर ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर प्लांट इज अप्रोक्सीमेटली 6 मिलियन, द नंबर ऑफ टॉप कार्निवोरस विच मे बी सपोर्टेड बाय देम विल बी। अब ये आपको आंसर बताना है कितना होगा, ठीक है। 6 मिलियन आपके पास डाटा है, तो वो कह रहा है द नंबर ऑफ टॉप कार्निवोरस कितने होंगे, तो जितनी कम वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगा। 60 मिलियन बहुत बड़ी वैल्यू है, 30 मिलियन बहुत बड़ी वैल्यू है, 6 मिलियन बहुत बड़ी वैल्यू है, 3 मिलियन सबसे कम वैल्यू, तो यही आपका आंसर है, क्योंकि टॉप कार्निवोरस पे जो नंबर होता है वो बहुत ही कम होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड। कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है जेनेटिक कोड की। तो जेनेटिक कोड की जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो उस प्रॉपर्टी के अंदर आपको याद रखना है कौन सी नहीं होती। नॉन ओवरलैपिंग, यस इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। डीजेनरेसी, ये भी है। यूनिवर्सल, ये भी है। कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, तो एम्बिगुअस प्रॉपर्टी नहीं होती, अनएम्बिगुअस होते हैं ये, जबकि यहाँ एम्बिगुअस लिखा हुआ है, तो दिस इज योर रॉन्ग स्टेटमेंट और यही आपका आंसर है। ओके, ये आपका
आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट आर होमोलोगस ऑर्गन। आपको आइडेंटिफाई करने की कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी रॉन्ग है। तो विंग्स ऑफ बर्ड और इंसेक्ट के जो, अगर आप वो देखेंगे विंग्स, बर्ड्स और इंसेक्ट के वो दोनों अलग अलग होते हैं, ये होमोलोगस ऑर्गन नहीं है, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ह्यूमन हैंड्स एंड बर्ड्स विंग्स आर एनालॉगस ऑर्गन, क्या ये अलग अलग है ह्यूमन बर्ड्स और, तो ये भी आपका नहीं है, ठीक है, दिस इज ए रॉन्ग आंसर। ह्यूमन हैंड्स और बर्ड्स के विंग्स को अगर देखो तो वो एनालोगस ऑर्गन नहीं होते, ठीक है। ह्यूमन हैंड्स एंड बैट विंग्स आर एनालोगस ऑर्गन, नहीं, ये होमोलोगस ऑर्गन कैटेगरी में आते हैं, तो ये स्टेट भी आपकी रॉन्ग है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर एनालोगस ऑर्गन, यस इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर विल बी डी। ओके, ये आपका चैप्टर इवोल्यूशन से है। जब आप इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या फिर होमोलोगस और एनालोगस इवोल्यूशन दे रखा है, और उसके अंदर इन पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है, वायरल डीएनए आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड फ्रॉम वायरल आरएनए बाय एक्स इनकॉर्पोरेट्स इनटू होस्ट जीनोम टू अंडरगो रेप्लिकेशन, व्हाट इज एक्स? एक्स बेसिकली क्या है आपको ये बताना है। तो वो क्या कर रहा है, वायरल डीएनए, डीएनए जो है वायरल डीएनए इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आरएनए, और सेंट्रल डोग्मा के अंदर डीएनए गेट्स कन्वर्टेड इनटू आरएनए एंड आरएनए कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीएनए वाया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एक हमारे पास एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोसेस का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और उसके द्वारा ये काम होता है, इसलिए आंसर विल बी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो आंसर विल बी डी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट आईयूडी? तो आईयूडी जो होते हैं वो बेसिकली फैगोसाइटिक एक्टिविटी करते हैं स्पर्म के अंदर, यानी यूट्रस के अंदर जो स्पर्म जाते हैं उनको फैगोसाइट एक्टिविटी के थ्रू किल करते हैं, ये उनका मेन काम होता है, एंड दैट्स व्हाई द आंसर विल बी सी, आईयूडी इंक्रीज phagocytosis of sperm in the uterus. Now move to the question number 11. On a rocky sea coast of स्कॉटलैंड द लार्जर एंड कम्पिटेटिव सुपीरियर बार्निकल बैलेनस, ठीक है, ये एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो इसके बारे में दे रखा है, बार्निकल बैलेनस। ओके, डोमिनेट्स द इंटर एरिया एंड एक्सक्लूड द स्मॉलर बार्निकल जिसका नाम है Cathmalus from that zone. What kind of interaction is being depicted by this example? किस टाइप का इंट्रैक्शन आपको इसमें देखने को मिलता है? तो ये इसलिए होता है जब कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को उस जगह से रिमूव करता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कंपटीशन, दैट्स व्हाई द आंसर विल बी डी, कंपटीशन। ओके, move to the question number 12. The population of an insect species shown an explosive increase in number during a rainy season. यानी जो एक पॉपुलेशन है इंसेक्ट स्पीसीज की वो रेनी सीजन में काफी ज्यादा ड्रामेटिकली एक्सप्लोसिवली इंक्रीज हो जाती है, फॉलोड बाय अ डिसअपीयरेंस एट द एंड ऑफ द सीजन, और फिर एंड ऑफ द सीजन पे जाते जाते डिसअपीयर होती है। व्हाट डज दिस शो? ये बेसिकली क्या दिखाता है, ये आपको बताना है। तो इसमें अगर याद रखो कि इसमें जो होता है वो एकदम से ग्रोथ हो रही है। जब आप ग्रोथ पढ़ते हो तो आपको दो टाइप के कर्व मिलते हैं, एक आपको इस तरीके से एस शेप कर्व मिलता है जो कि सिग्मोइड होता है, और एक आपको जे शेप कर्व मिलता है, और जे शेप कर्व के अंदर ग्रोथ जो होती है वो एकदम से बढ़ती है, तो ये बेसिकली आंसर हुआ कि ये जे शेप्ड ग्रोथ कर्व को दिखाता है, ठीक है। तो इट्स पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इज जे शेप्ड एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट सम assertion एंड रीजन। चैस्मोगैमस फ्लावर्स रिक्वायर पॉलिनेटिंग एजेंट। अब चैस्मोगैमस के अंदर हम बात करें, इसमें अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि जो चैस्मोगैमस फ्लावर होते हैं दे रिक्वायर पॉलिनेटिंग एजेंट्स, और वहीं पे कैलिस्ट्रोगैमस फ्लावर डू नॉट एक्सपोज देयर सेक्स ऑर्गन, यस, क्योंकि कैलिस्ट्रोगैमस जो फ्लावर्स होते हैं वो कंप्लीटली क्लोज होते हैं, लेकिन चैस्मोगैमस और कैलिस्ट्रोगैमस का आपस में कोई मैच नहीं होता, इसलिए बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, लेकिन जो रीजन है वो एजर्शन को एक्सप्लेन नहीं करेगा, दैट्स व्हाई द ऑप्शन विल बी बी, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ओके, now move to the question number 14. Mouse is the most preferred mammal of study of gene transfer. Yes, सबसे ज्यादा जो होता है वो माउस के ऊपर ही स्टडी करी जाती है, because mouse possesses face why, आप चाहो तो यहाँ वाई लगा के उसका आंसर देख सकते हैं, और अगर उसका आंसर आपको इसमें मिलता है तो इट मींस वो ऑप्शन ए हो जाएगा कि जो रीजन है वो एजर्सन को एक्सप्लेन कर रहा है। बिकॉज यहाँ देखो लिखा है माउस पोजेसेस लाइक शॉर्ट ऑस्ट्रस साइकिल, गेस्टेशन पीरियड, रिलेटिवली शॉर्ट जनरेशन टाइम, प्रोडक्शन ऑफ सेवरल ऑफस्प्रिंग पर प्रेगनेंसी, और यही सारे फीचर्स हमें चाहिए होते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए और उसके डाटा को एक्सेप्ट करने के लिए, इसलिए ये इसको 100% एक्सप्लेन कर रहा है, दैट्स व्हाई द आंसर विल बी ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Now move to the question number 15. Assertion is given, pairing and separation of pair of chromosome would lead to the segregation of pair of factors they carried. Okay,
इसमें बेसिकली आपको बताना है कौन सा, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पेयरिंग होती है, सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, जिसकी वजह से सेग्रीगेशन होता है पेयर ऑफ फैक्टर्स का। फैक्टर बोले तो एलील्स या जो जीन है वो आपके क्रोमोसोम सेपरेट होने पर अलग अलग हो जाते हैं, एलील्स जो है वो आपके अलग अलग हो जाते हैं। रीजन, टू एलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन सिमिलर साइट ऑन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, ठीक है। रीजन जो है वो फॉल्स है। टू एलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन द सिमिलर साइट, क्या वो सिमिलर साइट पे होते हैं? इट इज ऑफ अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, नो। अगर वो सिमिलर साइट पे होंगे तो वो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, ना कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। इसलिए स्टेटमेंट ए तो सही है बट आर रॉन्ग है, यानी ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, देन द आंसर विल बी सी। Now move to the last assertion in reason, that is 16. Elimination of competitive inferior species is closely related to the other similar groups is known as competitive exclusion principle. ये आपको बताना है। Yes, this is the correct statement. Elimination of competitively inferior, यानी जो आपकी inferior species होगी वो अपनी closely related species जो कि dominant species होगी उसके द्वारा eliminate कर दी जाएगी, जैसा कि competition के अंदर होता है। If two species compete for the same resources, they could avoid competition by choosing different times of feeding and different foraging pattern. Yes, ये बेसिकली एक वे है किसके थ्रू, जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के एनिमल्स जो हैं अब वो क्या करते हैं कंपटीशन में अपने आप को सरवाइव करने के लिए पैटर्न ऑफ जो बेसिकली फीडिंग है वो आपका चेंज कर देते हैं, या जो फोरेजिंग वगैरह का जो पैटर्न है उसे क्या होते हैं वो चेंज कर देते हैं ताकि उनमें कंपटीशन ना हो। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ऊपर एलिमिनेशन की बात कर रहा है लेकिन नीचे वो सर्वाइविंग की बात कर रहा है, इसलिए जो रीजन है वो असर्शन को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई द आंसर विल बी बी, बोथ ए एंड आर इज अ ट्रू स्टेटमेंट बट आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, is not the correct explanation of it. So this is all about your MCQ and assertion and reason. Now we have to discuss about the written questions, and that is our section B. In section B, we have first question: state the role of UV light and ethidium bromide during a gel electrophoresis of DNA fragment. तो मैं सबसे पहले इसके आंसर की अगर मैं बात करूं कि आपको रोल बताना है, रोल ऑफ यूवी लाइट। तो यूवी लाइट बेसिकली क्या करता है, विजुअलाइज करता है डीएनए बैंड्स को जिन्हें स्टेन करा गया हो ईटीबीआर से। ईटीबीआर बेसिकली हम बोलते हैं इसको इथीडियम ब्रोमाइड को, जो कि एक टाइप का स्टेन है जिसकी मदद से आप डीएनए के फ्रेगमेंट्स को विजुअलाइज करते हैं। तो इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा, इट विजुअलाइजेज डीएनए बैंड्स, सॉरी, इट विजुअलाइजेज डीएनए बैंड्स स्टेन्ड विद ईटीबीआर। ओके, इसके अलावा रोल ऑफ इथीडियम ब्रोमाइड अगर वो पूछता है आपसे, स्टेट द रोल ऑफ यूवी लाइट एंड स्टेट द रोल ऑफ इथीडियम ब्रोमाइड, तो इथीडियम ब्रोमाइड का भी आपको लिखना है। तो ये बेसिकली इंटरकैलेट्स करता है डीएनए के साथ ताकि वो ऑब्जर्व हो सके अंडर यूवी लाइट, ताकि उन्हें फ्लोरोसेंस मिल जाता है, यानी फ्लोरोसेंस प्रोवाइड करता है। तो आप ऐसे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इट इंटरकैलेट्स विद डीएनए एंड फ्लोरोसेंस अंडर यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अंदर आपका करेगा, फ्लोरोसेंस करेगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 17(1). नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन दैट यू कैन राइट, दैट इज डिफाइन पॉलीप्लॉइडी। A polyploidy is the condition in which is a condition in which an organism has more than two complete sets of chromosomes, ओके। यानी जो आपके टू कंप्लीट सेट्स होने चाहिए उससे ज्यादा अगर आपको क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं तो दैट इज द केस ऑफ द पॉलीप्लॉइडी। तो वो कंडीशन आपकी पॉलीप्लॉइडी होती है। Now move to the question number 18. Different species belong to genus Trichoderma are useful to humans as well as the plants. Justify the role of the given one instance of each. यानी आपको जो ट्राइकोडर्मा जीनस है उसका यूजफुल बताना है, एक ह्यूमन के लिए, सॉरी, और एक प्लांट्स के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फॉर ह्यूमंस, तो ह्यूमंस की अगर आप बात करें तो ह्यूमंस में कैसे होता है, तो ये प्रोड्यूस करता है एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, इट प्रोड्यूसेस बायोएक्टिव मॉलिक्यूल हुज नेम इज साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि एक इम्यूनो सप्रेसर, एक बेसिकली इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है।
It is a immunosuppressive एजेंट। ओके, सेकंड कंडीशन में अगर हम बात करें तो जो सेकंड पॉइंट है वो है हमारा फॉर प्लांट्स के लिए। और अगर हम प्लांट्स में बात करें तो आप इसे यूज करते हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। इट एक्ट एज ए बायो कंट्रोल agent। Okay, it act as a biocontrol agent against soil pathogens, against soil pathogens. So this is the answer, that how we basically use trichoderma for humans and the plants. Now the next question is basically asking about write the short notes on hydrophily। अब हाइड्रोफिली बेसिकली क्या है, कंडीशन है जिसमें आप पॉलिनेशन की एक कंडीशन है बाय वाटर। हाइड्रोफिली क्या है? इट इज अ पॉलिनेशन बाय वाटर, और ये कॉमनली आपको देखने को मिलता है इन एक्वेटिक प्लांट्स, कॉमनली ऑब्जर्व इन एक्वेटिक प्लांट्स। जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एक एग्जांपल है आपके पास वेलिसिनेरिया, एंड सेकंड एग्जांपल इज जॉस्टेरा, वेलिसिनेरिया एंड जॉस्टेरा। ओके, इसके अंदर जितने भी अगर और कंडीशन अगर हम याद रखें कि इसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, इसमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके बारे में आप कंडीशन याद रख सकते हैं कि जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो आपके अनवेटेबल होंगे, वो आपके अनवेटेबल होंगे, और बेसिकली दे आर यूजली carried by water current, carried by water currents। ठीक है, वाटर करंट के द्वारा कैरी करे जाते हैं। So this is the answer of this question। Now question number 20 is on your screen, and consider the following diagram। You have to basically discuss about this experiment। अगर मैं आपको बता दूं ये एक्सपेरिमेंट है तो इसे हम बोलते हैं मिलर्स एक्सपेरिमेंट, मिलर्स एक्सपेरिमेंट। ओके, ये हमारा जो है वो मिलर्स एक्सपेरिमेंट है, और इस मिलर्स एक्सपेरिमेंट के अंदर आपके क्या पॉइंट्स होंगे वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहला बोला स्टेट द हाइपोथेसिस व्हिच एसएल मिलर ट्राइड टू प्रूव इन द लैबोरेटरी विद द हेल्प ऑफ सेटअप ऑफ द गिवन अबव। यानी उनका क्या बेसिकली इसके पीछे लॉजिक था या क्या उनका हाइपोथेसिस था। तो हाइपोथेसिस अगर हम बात करें तो ये बेसिकली केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में बताता है। हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें तो हाइपोथेसिस उनका सॉरी केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, उसके बारे में बेसिकली डिस्कस करता है। और इनकी जो थ्योरी थी वो जहां पे उठाई गई थी वो थी हमारी ऑपरेन हेल्डेन थ्योरी। ओके, ऑपरेन हेल्डेन थ्योरी इसके अंदर बेसिकली हमें ऑब्जर्व करने को मिलती है। ओके, अगला क्वेश्चन है नेम द केमिकल्स फाउंड इन सैंपल ड्रॉन फ्रॉम एक्स। यानी जो उन्होंने इस एक्स से यहाँ से जो निकाल के फिर सैंपल निकाला था उस सैंपल में उन्हें क्या मिला था। तो सैंपल में उसके अंदर कुछ केमिकल्स फॉर्म्ड हुए थे। ओके, सैंपल में कुछ केमिकल फॉर्म्ड हुए थे और वो केमिकल था हमारे पास जो यहाँ बने थे, दीज आर अमीनो एसिड्स। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो अमीनो एसिड्स उन्हें मिले थे वो भी मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। तो दो मेजर फॉर्म में मिले थे, एक मिला था ग्लाइसिन, GLYCINE ग्लाइसिन, एंड सेकेंड वन इज योर एलेनाइन, एलेनिन। ओके, ये दो पॉइंट मिले थे। तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 20। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो यहाँ पर एक पॉपुलेशन इंटरेक्शन का आपको चार्ट सा दे रखा है जिसमें ABCD करके वो कंडीशंस पूछ रहा है। सबसे पहली कंडीशंस की अगर मैं बात बता दूं तो ए जो होता है जहां पर एक को नुकसान होता है और दूसरे को कुछ भी नहीं होता, तो ये कंडीशन होती है एमेंसेलिज्म की। ओके, एमेंसेलिज्म की, एक को बेनिफिट हो दूसरे को नुकसान हो, ये केस या तो प्रीडिशन का हो सकता है, आप दोनों ऑप्शन इसमें डाल सकते हैं, या फिर ये केस आपका पैरासिटिज्म का हो सकता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो सी में अगर हम बात करें तो ये कंपटीशन के बारे में बताता है। दिस इज बेसिकली डिस्कसिंग अबाउट द कंपटीशन। एंड डी की बात करें तो ये डिस्कस करता है म्यूचुअलिज्म के बारे में, क्योंकि यहाँ दोनों को बेनिफिट हो रहा है। जब दोनों को नुकसान होता है, कंपटीशन, एक को फायदा एक को नुकसान, या तो प्रीडिशन का केस हो सकता है या पैरासिटिज्म का केस हो सकता है। और एक को नेगेटिव और जीरो दिखा रखा हो तो ये एमेंसेलिज्म का है, अगर पॉजिटिव और जीरो होता तो वो कॉमन सेलिज्म का हो जाता है। ओके, तो ये कंडीशन होती है।
अब उसने कहा है आइडेंटिफाई द इंटरेक्शन ए टू डी, सारे हमने आइडेंटिफाई कर दिए, मैंने आपको नाम बता दिया है। एक्सप्लेन इंटरेक्शन ए को आपको एक्सप्लेन करना है। तो एमेंसेलिज्म मैंने अभी बताया, वन स्पीसीज इज हार्म्ड व्हाइल द अदर इज अनअफेक्टेड। तो एमेंसेलिज्म क्या है, सॉरी, वन स्पीसीज इज हार्म्ड, ठीक है, while the other is unaffected, ओके, याद रखना इसे। और ये बेसिकली आपका एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसमें पेनिसिलियम इनहिबिटिंग बैक्टीरिया डाल सकते हो, ठीक है, पेनिसिलियम इनहिबिटिंग बैक्टीरिया। यहाँ पर लिस्ट एनी थ्री मेथड यूज बाय द इकोलॉजिस्ट टू मेजर द पॉपुलेशन साइज इन एन हैबिटेट। किसी भी हैबिटेट में आप कैसे करके आप पॉपुलेशन साइज को आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक तो आपका 12th में जो एक्सपेरिमेंट है, मेजर एक्सपेरिमेंट, वो होता है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट मेथड, सॉरी क्वाड्रेंट मेथड, क्वाड्रेंट मेथड। सेकंड होता है मार्क, आई डोंट नो आपने ये पढ़ा ही नहीं पढ़ा, अगर आप कमेंट करोगे कि आप इसे समझा दो तो मैं इस पूरे प्रोसेस को समझा दूंगा, जिसे बोलते हैं मार्क रिकैप्चर। और थर्ड पॉइंट जो होता है वो होता है डायरेक्ट काउंटिंग, डायरेक्ट काउंटिंग।